नमस्कार। आज शुरुआत ही करते हैं कुछ सवाल से। जैसे जब ईरान, इजराइल, अमेरिका यानी पूरा वेस्ट एशिया युद्ध में है, तो हमारा रुपया इतना कैसे गिर जाता है? लगभग एक महीने में 3% से ज्यादा रुपया गिरा। और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत है, लेकिन फिर आईफोन बनाने के लिए चिप चाइना से, दाल के लिए हम कनाडा पे या और भी कुछ कंट्री पे, तेल के लिए अरब पे क्यों निर्भर है? अगर इन कुछ सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो अगले कुछ मिनट हमारे साथ रहिए, हम आपको इसका जवाब भी देंगे और समाधान भी बताएंगे। और अगर आपको लगता है यह सब सिर्फ विपक्ष की राजनीति है तो भी रुकिए, क्योंकि आज मैं आंकड़े बोलूंगा, तथ्य बताऊंगा और सबसे जरूरी वह सच बोलूंगा जो न कोई सत्ता पक्ष बताना चाहता है और न विपक्ष पूछना चाहता है। देखते रहिए, रुपया जमीन से कितना नीचे जाएगा। 2014 में जब नई सरकार आई काफी ढोल नगाड़े के साथ, तब $1 की कीमत थी 60 रुपये। 2019 में वही सरकार रिपीट हुई, डॉलर हो गया 70 रुपये और 22 में 80 रुपये और आज यानी 23-24 मार्च के लगभग यह 94 रुपये 2 पैसे तक पहुंच गया। दोस्तों, यह इस हफ्ते का सबसे ऊंचा स्तर था। पिछले सिर्फ एक महीने में रुपया जितनी तेज गति से गिरा है, और इस हिसाब से अगर हम 12 महीने का हिसाब लगाएं तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यानी 2014 में जो डॉलर 60 रुपये का था, आज उसी डॉलर के लिए 94 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं दोस्तों। और याद रखिए कि 1 रुपये का अंतर अगर आ जा रहा है तो लगभग 70,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का हमें आयात बिल महंगा पड़ता है। हमारी लायबिलिटी इतना ज्यादा क्रिएट हो जाती है। यानी एक साल में 2014 से लेके अभी तक 12 साल में, क्षमा कीजिएगा, 2014 पे जब डॉलर 60 रुपये था और आज जब 94 रुपये को भी पार कर गया है, तो ये 34 रुपये की गिरावट 12 साल में आई। और इस गिरावट की कई बड़ी वजहें हैं। ईरान, अमेरिका, इजराइल वॉर तो इधर एक महीने मुश्किल से हुए होंगे, 28 फरवरी के लगभग से ये शुरू हुआ है, लेकिन रुपया तो हमारा निरंतर गिर ही रहा है। मगर इस एक महीने में जितनी तेज गति से गिरा, यह रिकॉर्ड है। संघर्ष शुरू होने के बाद से 3% से ज्यादा गिर चुका है। विदेशी निवेशक मार्च 26 में अब तक करीब $8 अरब का भारतीय शेयर बाजार से निकाल चुके हैं। और आरबीआई के बचाव के बावजूद भी इन्होंने कुछ अरब डॉलर झोंके हैं इसमें, फिर भी रुपया गिर रहा है। इसके कई कारण हैं। प्रथम कारण तो तेल है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल बाहर से ही खरीदता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है और आज जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल $110 के भी पार है, तो हमें ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। डॉलर की मांग बढ़ती है, रुपया गिरता है। यह सिलसिला दशकों से चला आ रहा है। दूसरा कारण विदेशी निवेशकों का पलायन। जब विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालते हैं तो वे रुपया बेचकर डॉलर खरीदते हैं। रुपये की मांग घटती है, कीमत गिरती है। तीसरा कारण अमेरिकी डॉलर की तेजी। अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची हैं, दुनिया भर की पूंजी वहां खींची चली आ रही है। हर उभरती अर्थव्यवस्था की मुद्रा दबाव में है, लेकिन हम उस दबाव को झेलने के लिए तैयार नहीं।
चौथा कारण व्यापार घाटा। हम जितना निर्यात करते हैं उससे कहीं ज्यादा आयात ही करते हैं। हर साल अरबों डॉलर बाहर जाता है, रुपया कमजोर होता रहता है। पांचवा कारण नीतिगत अनिश्चितता। निवेशक वहां जाते हैं जहां नीतियां स्थिर हों, नियम स्पष्ट हों। जब हर चुनाव के साथ नीतियां बदलेंगी तो विदेशी पूंजी भरोसा नहीं करती। अब शेयर बाजार को ही आप देखिए, कहां गई इसकी चमक। जो सेंसेक्स कभी 85,000 के पार था, निफ्टी 26,000 के ऊपर तैर रहा था, आज दोनों में भारी गिरावट। और इसकी सबसे बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। भारत के शेयर बाजार की एक कड़वी हकीकत यह है, यह काफी हद तक विदेशी मूड पर चलता है। जब अमेरिका में ब्याज दर बढ़ती है, हमारा बाजार गिरता है। जब मध्य पूर्व में युद्ध की आंच उठती है, हमारा बाजार कांपता है। जब चीन सस्ता दिखता है, निवेशक वहां चले जाते हैं। यह कमजोरी एक दिन में नहीं आई, यह उस ढांचे की कमजोरी है जिसमें हमने घरेलू संस्थागत निवेशकों को इतना मजबूत नहीं बनाया कि वे विदेशी बिकवाली को थाम सके। एसआईपी करने वाले आम निवेशक आज बाजार को बचा रहे हैं, लेकिन वे कब तक लड़ेंगे। 2025 में विदेशी निवेशकों ने अब तक के रिकॉर्ड 1,59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे। यह भारतीय इक्विटी बाजार में विदेशी निवेश का सबसे बुरा साल रहा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की भारतीय इक्विटी बाजार में हिस्सेदारी 15 साल के निचले स्तर पर आ गई है। रुपये की कमजोरी विदेशी निवेशकों के लिए दोहरा नुकसान लाती है। शेयर बाजार में अगर थोड़ा फायदा भी हुआ तो रुपये की गिरावट उसे डॉलर में शून्य कर देती है। खाद्य सुरक्षा पर अगर हम नजर डालते हैं तो हम फूड सिक्योरिटी को लेकर जो हल्ला मचाते हैं वह आधा ही सच है, पूरा सच नहीं है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, और यह सवाल है जो कोई नहीं उठाता है। हम गर्व से कहते हैं कि हम पूरी तरह खाद्य के मामले में सुरक्षित देश है, लेकिन क्या यह पूर्ण सच है? नहीं। हम गेहूं में हैं आत्मनिर्भर, चावल में भी आत्मनिर्भर हैं, मक्के में भी हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के मामले में हम ठीक हैं। पेट भरने के लिए यहाँ अनाज है, लेकिन क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से काम चलेगा? नहीं, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, खाने का तेल चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और इन सब में हम बाहर पर निर्भर हैं। दाल की हकीकत 2024-25 में भारत ने 65 लाख टन दाल आयात, जो पिछले साल से लगभग 40% ज्यादा है। भारत में दाल की घरेलू खपत करीब 3 करोड़ टन है, लेकिन उत्पादन लगभग 2.5 करोड़ टन। यह अस्थायी घाटा बाहर से आयात करके भरना पड़ता है। दाल की कीमतें काबू में रखने के लिए सरकार को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार से ड्यूटी फ्री आयात करना पड़ा। यानी आपकी थाली में जो दाल है वह कनाडा से आई है। अगर कनाडा से रिश्ते बिगड़े जैसे 23 में बिगड़े थे तो आपकी दाल भी महंगी हो जाएगी। अप्रैल 24 में दालों की महंगाई दर 16.84% थी, अनाज की महंगाई से लगभग दोगुनी। और यह महंगाई उस आदमी पर सबसे भारी पड़ती है जो शाकाहारी है, जिसके लिए दाल ही एकमात्र प्रोटीन है। पीडीएस यानी राशन की दुकान पर गेहूं और चावल मिलता है, दाल नहीं। इसलिए गरीब परिवार को बाजार के महंगी दर पर दाल खरीदनी पड़ती है। खाने के तेल को अगर हम देखते हैं तो भारत अपनी जरूरत का 60% से ज्यादा खाने का तेल सूरजमुखी, पाम, सोयाबीन ये बाहर से मंगाता है। यूक्रेन युद्ध के बाद सूरजमुखी तेल की कीमतें आसमान छू गई और भारत की रसोई सीधे उस युद्ध की चपेट में आई। प्याज और सब्जियां, प्याज को ही याद करिए, जब बारिश कम होती है प्याज 100 रुपये किलो जाता है और सरकार को तुरंत आयात का सहारा लेना पड़ता है। 2024 में सरकार ने 4.7 लाख मीट्रिक टन रबी प्याज बफर स्टॉक में खरीदा।
यह दाम स्थिर रखने की कोशिश थी। लेकिन यह क्या अस्थायी समाधान है? बिल्कुल नहीं। असली खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ यह नहीं कि देश में भूखमरी ना हो। खाद्य सुरक्षा का मतलब है संतुलित पोषण सबको मिले, प्रोटीन, वसा, विटामिन, सब कुछ। 1999 से 2022 के बीच भारत में प्रति व्यक्ति अनाज की खपत घटी है, लेकिन दाल, दूध, अंडे की खपत बढ़ी है। यानी लोग बेहतर खाना चाहते हैं, लेकिन जब दाल महंगी हो, तेल उससे भी ज्यादा महंगे हो, तो वह बेहतर खाना आम परिवार की पहुंच से बाहर हो जाता है। हम अनाज में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए नहीं। यह खाद्य सुरक्षा का आधा सच है। अब मेक इन इंडिया पर भी देख लेते हैं। यह एक नारा या नीति जो बनाया वह कितनी सफल रही। 2014 में मेक इन इंडिया, 2020 में आत्मनिर्भर भारत। 14 सेक्टर में पीएलआई स्कीम करीब 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। 10 साल बाद हिसाब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीडीपी में हिस्सेदारी जो 25% होनी चाहिए थी, वह आज भी 14 से 17% के बीच। और सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई कि हम असेंबल कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। एक आईफोन मेड इन इंडिया का लेबल लगाकर अमेरिका जाता है या और भी कहीं जहां हम बेचते हैं, लेकिन उसके अंदर का डिस्प्ले कहां से आता है? ताइवान से। चिप अमेरिका का और ताइवान से, कैमरा मॉडल चाइना से, बैटरी भी चीन से। हमने किया क्या? जोड़ा, बस असेंबल किया। इलेक्ट्रॉनिक्स आयात में 70% हिस्सेदारी चीन की है। दवाइयां हम दुनिया को बेचते हैं, लेकिन उन दवाओं का कच्चा माल 40% चीन से ही आता है। निर्यात अगर हमने 38 अरब डॉलर का किया इलेक्ट्रॉनिक्स का, और उसके लिए पुर्जे आयात किया 37 अरब डॉलर का, तो बताओ नेट फायदा क्या है? लगभग शून्य। यह है असली मेक इन इंडिया की हकीकत। चुनावी राजनीति ने हमारे देश को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, खासकर आर्थिक नीति निर्माण में। अब मैं यह बात कहूंगा जो शायद आपको तकलीफ दे, लेकिन जो सबसे जरूरी है। भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी दुश्मन न अमेरिका है न चीन है, सबसे बड़ी दुश्मन है चुनावी राजनीति। जब भी चुनाव नजदीक आता है, तब क्या होता है? वो फ्री बीज, एलपीजी सिलेंडर अचानक 200 सस्ते हो जाएंगे, मुफ्त राशन की, पैसे की, कर्ज माफी की घोषणाएं होंगी, नई नई योजनाओं के नाम रखे जाएंगे, शिलान्यास का भरमार होगा, और जैसे ही चुनाव खत्म, सब ठंडा। महंगाई वापस, दाम वापस। अर्थशास्त्र में इसे पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल कहते हैं। यानी चुनाव से पहले सरकार राहत बांटती है और चुनाव के बाद देश उसकी कीमत चुकाता है। महंगाई के रूप में, कमजोर रुपये के रूप में, घटते रोजगार के रूप में। सोचिए, जो पैसा दाल की कीमत कृत्रिम रूप से घटाने में खर्च होता है, अगर वही पैसा दाल के बीज की रिसर्च में, इरिगेशन में, कोल्ड स्टोरेज बनाने में लगता, तो क्या हम कनाडा से दाल मंगा रहे होते? जो पैसा मुफ्त रेवड़ी बांटने में खर्च होता है, अगर वह सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में लगता, तो क्या हम चीन से चिप खरीद रहे होते? लेकिन सेमीकंडक्टर प्लांट वोट नहीं देता है दोस्तों, वोट देता है मुफ्त की योजनाएं, फ्री बीज। और यही हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। दुनिया के जो देश आज ताकतवर हैं, वे लोकतंत्र में भी दीर्घकालिक सोचते हैं। जर्मनी ने 20 साल की पॉलिसी बनाई और उसे किसी चुनाव के लिए नहीं बदला। दक्षिण कोरिया ने 1968 में पॉस्को स्टील प्लांट लगाया, किसी ने नहीं पूछा अगले चुनाव में क्या मिलेगा, लेकिन आज वह दुनिया का सबसे बड़ा स्टील निर्माता है। सिंगापुर का सीपीएफ पेंशन सिस्टम दशकों से बिना बदले चल रहा है, क्योंकि वहां नीति राष्ट्रहित में बनती है, वोट के लिए नहीं। भारत में हर 5 साल में नई योजना, हर चुनाव में नया नाम, हर सरकार पिछले की योजना बंद करती है, नई शुरू करती है। दोष किसका? एक ईमानदारी से अगर हिसाब किया जाए,
अब वह सवाल जिसका जवाब देने से हर कोई बचता है। कांग्रेस के 60 साल की विरासत में क्या मिला? लाइसेंस चार्ज, सरकारी एकाधिकार, निजी क्षेत्र पर अंकुश, आयात निर्भरता, इसी युग में जड़ पकड़ी। तो क्या 2014 के बाद सब ठीक हो गया? नहीं। मैन्युफैक्चरिंग की जीडीपी में हिस्सेदारी नहीं बढ़ी, दाल का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, रुपया 60 से 94 तक गिरा। दोनों का दोष है, लेकिन उंगली उठाने से रुपया नहीं बचेगा। असली सवाल यह है, आगे क्या? समाधान, असली आत्मनिर्भरता का रास्ता। पहला तो है ऊर्जा आत्मनिर्भरता। भारत के पास सूर्य की रोशनी, तेज सूरज की रोशनी उपलब्ध है, लंबी तटरेखा है, बड़ी नदियां। अगले 10 साल में अगर हम अपनी ऊर्जा जरूरत का 50% घरेलू स्रोतों से पूरा करें तो तेल का आयात बिल आधा होगा, रुपये पर दबाव कम होगा और हर बार युद्ध होने पर हम कांपने नहीं लगेंगे। दूसरा रास्ता, खाद्य सुरक्षा का विस्तार। सरकार ने 2029 तक दाल में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है। यह सही दिशा है, लेकिन इसके लिए चाहिए क्या? इरिगेशन, कोल्ड स्टोरेज, एमएसपी की गारंटी और सबसे जरूरी नीति में निरंतरता, स्थिरता। दाल आयात करने से किसान को नुकसान होता है, क्योंकि सस्ता आयात बाजार में आते ही उनके फसल की कीमत एमएसपी से नीचे चली जाती है। यह एक दुष्चक्र है। जब दाल महंगी हो तो आयात करो, और जब आयात हो किसान बर्बाद हो। किसान दाल न बोए, फिर अगले साल दाल महंगी। इसे तोड़ने के लिए चाहिए खाने के तेल, दाल, सब्जियों में उसी तरह की क्रांति जैसे 60-70 के दशक में गेहूं और चावल में हुई, ग्रेन रिवॉल्यूशन 2, लेकिन अब प्रोटीन क्रॉप्स के लिए। तीसरा रास्ता, असली मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, सिर्फ असेंबलिंग नहीं। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, एपीआई उत्पादन, बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग, इनमें वास्तविक निवेश चाहिए। पीएलआई अच्छी शुरुआत है, लेकिन असेंबलिंग को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। और चौथा रास्ता, नीति में स्थिरता। 20 साल का एक राष्ट्रीय आर्थिक रोड मैप जो हर सरकार के साथ न बदले। चाइना ने यही किया, हमें भी यही करना होगा। और पांचवा रास्ता, रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए प्रयास करें। जितना ज्यादा व्यापार रुपये में होगा, उतना कम डॉलर की मांग रहेगी। यह काम शुरू हुआ है, इसे तेज करना होगा। और अंतिम बात दोस्तों, रुपया गिर रहा है, शेयर बाजार डूब रहा है, एसेंशियल चीजें महंगी हो रही हैं। अगर इन तीनों का एक ही जवाब है, इन तीनों चीज का एक ही उत्तर मिलेगा, और वह उत्तर है कि हम वास्तव में आत्मनिर्भर नहीं हैं। हम अनाज में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन पोषण में नहीं। हम आईफोन बनाते हैं, लेकिन उसकी चिप नहीं बनाते। हम तेल जलाते हैं, लेकिन खुद नहीं निकालते। जब तक यह नहीं बदलेगा, जब तक नीति चुनाव के लिए नहीं, देश के लिए नहीं बनेगी, तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। हर बार कोई और बात होगी। कभी ईरान वॉर आएगा सामने, कभी डॉलर का बढ़ता मूल्य, कभी मानसून की गिरावट, असफलता, फेल्योर, और हम हर बार हिलेंगे। असली ताकत वह है जो हिले नहीं। असली आत्मनिर्भरता वह है जो किसी युद्ध, किसी संकट, किसी तूफान से न टूटे। वह भारत बन सकता है, हमारे पास वो पोटेंशियल है, लेकिन उसके लिए चाहिए सच सुनने की हिम्मत और सच बोलने वालों को सुनने की तैयारी। देखते रहिए, सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए। जय हिंद, जय भारत।